कि अभी भी वक्त है, पायलट को संभाल लो। पायलट कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मोदी जी ने 1 लाख करोड़ से ऊपर काला धन लाया है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि धारा 370 रखने के बाद में क्या फर्क पड़ा है। मैं बता रहा हूँ क्या फर्क पड़ा है। वो पप्पू और पिंकी जो 370 के पहले कश्मीर में जाते नहीं थे, वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सबने देखा, बर्फ में अटखेलियां कर रहे थे। कोई सरकार आ जाए 140 करोड़ जनसंख्या को दे सकता है नौकरी। गहलोत साहब आधे बूढ़े हो गए, 80 साल के, जिनका दिमाग भी अब सही से काम नहीं करता है, वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। राहुल गांधी को जो पॉलिटिक्स है वो विरासत में मिली है। बिहार की सरकार अच्छा काम करती तो बिहार के लोग रिक्शा चलाने के लिए मजबूर होते क्या। लोकसभा में देखिए मोदी जी ये एनकाउंटर मोदी जी तो करा नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक अच्छा राष्ट्र विकसित कर रहे हैं। हमारी जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छी है आज की तारीख। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विदेश की जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि हम कई जगह आज भी भ्रष्टाचार की गंध में से घिरे हुए हैं, लेकिन सब चीज़ों से एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। भाई मोदी जी जितना अच्छा कर रहे हैं उतना अच्छा कोई दूसरा नेता तो आज की तारीख में तो नहीं कर सकता। हाँ, हमें लगेगा कि भविष्य में राहुल गांधी कर पाएंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे। मोदी जी पे थप्पा नहीं लगाए। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि वो आएगी? उनकी गलती नहीं, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे, इस चीज़ पे हमने पूछा। भाई सपोर्ट अभी चुनाव लड़ने का अधिकार थोड़ा ना खत्म हो गया, फिर लड़ेंगे वो। भाई अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको भी मतलब कहीं ना कहीं लगता है आपको कि विपक्षी दल से वो सामने आ सकते हैं। भाई विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। भाई क्यों नहीं हो विपक्ष, कौन बोलेगा? मोदी जी कल से कुछ गलत काम करेंगे तो कौन बोलेगा? कोई तो बोलने वाला होना चाहिए ना। तो हम विपक्ष को चाहते हैं कि वो कम से कम वहाँ पर लोकसभा में जाकर राज्यसभा में विपक्ष कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा सके। हम पूरी तरीके से मोदी जी के समर्थक भी नहीं हैं। वो तो डायरेक्ट यही बोले हैं, उन्होंने कहा है कि आपने कहा कि जैसा कि मोदी जी अगर गलती करते हैं तो कोई ना कोई विपक्षी होना चाहिए उंगली उठाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम वाले चोर है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? राहुल गांधी ने क्यों कहा ये बात? मोदी सरनेम वाले चोर हैं तो मतलब मैं भी मोदी जी की जाति का हूँ तो मैं चोर हो गया क्या? मोदी जी कौन? मोदी जी व्हाट इज़ द तेली, जो तेली समुदाय के लोग हैं। भाई मैं भी तेली में आता हूँ, तो आप किसी जाति को क्यों टारगेट कर रहे हो? आप तो डायरेक्ट बोलो ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर है, ये बोलो ना, तो फिर पर्टिकुलर उन पर नाम आता। आप किसी जाति विशेष पर पहुँच गए। और भाई कोर्ट ने फैसला दिया और ये जो नियम बनाया था कि जो भी अपराधी साबित हो जाएगा या जिसको सज़ा हो जाएगी वो कांग्रेस गवर्नमेंट की टाइम पर बना हुआ है। मोदी जी ने तो ये रूल नहीं बनाया, तो वो आज निपट गए, उनका काम लग गया उन्हीं के रूल्स से। उन्हीं की गवर्नमेंट में वो रूल बना था, मोदी जी ने थोड़ा ना बनाया। हम बात कर ले राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो अभी फ़िलहाल राजस्थान में ये जो पायलट हैं सचिन पायलट, वो लगातार अपने पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। अभी कल परसों उन्होंने अनशन किया था, तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है? कहाँ तक ये सही है? देखिए, जहाँ राजस्थान की बात है पायलट और गहलोत को लेकर, तो पायलट और गहलोत का विवाद आज का नहीं है। सत्ता को लेकर हो या कुर्सी को लेकर बहुत दिनों से उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। तो बेहतर होगा पार्टी उस विवाद को अपने स्तर पे उस विवाद को सॉल्व आउट करे, रिजॉल्व करे, और जो बेहतर हो तो उसे क्लियर करे, क्योंकि इसका असर पायलट के गहलोत के विवाद का असर पूरे राजस्थान की जो कांग्रेस है उस पर असर पड़ेगा, और विधानसभा का जो सफ़र है, राय है आपके लिए फिर वो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इस सवाल पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, पायलट को संभाल लो। पायलट कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो किसके बेटे हैं जिन्होंने ज़िंदगी अपनी कांग्रेस को दे दी। इतना उनका असम्मान हो रहा है, इतनी उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बाद, फिर भी बंदा कांग्रेस में है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह मध्य प्रदेश में जैसा तख्ता पलट हो गया था ना, कांग्रेस का यहाँ पर खेल बिगाड़ा हो जाए। अभी वक्त है, पायलट अभी घर में है, संभाल लो। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी आप अपने लोगों को संभाल लो, अभी भी वक्त है, वो आपकी छवि बना देंगे। तो 4.5 साल पहले उनको क्यों नहीं याद आया? जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, महिला का सम्मान की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट का जो पेपर लीक हुआ उसकी बात कर रहे हैं सचिन, तो 4.5 साल पहले उनको क्यों नहीं याद आया? तो तब भी आया था। राहुल गांधी का तो एक ही स्टैंड है, बाहर कर दो, पुराने लोगों को हम नेता बनाएंगे। गहलोत साहब आधे बूढ़े हो गए, 80 साल के, जिनका दिमाग भी अब सही से काम नहीं करता है, वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हाईलाइट कर रखा, जबकि चुनाव सिंधिया के नाम पर जीते थे। भाई कांग्रेस तो खुद गलती करती है। किस पे जो हमने सवाल किया कि पायलट को पहले 4.5 साल पहले क्यों नहीं ये सब याद आया? जिस चीज़ की अभी मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पा रही है, और जो स्टूडेंट्स के पेपर लीक हुए थे वो
दरअसल क्या है कि एक कोई भी राजनीतिक दल हो, अनुशासन की व्यवस्था होती है। हम एक टाइम फ्रेम तक चीज़ों को सहते हैं, सब्र करते हैं कि शायद अब हो। अब पायलट जी को लगा होगा कि अब टाइम भी जा रहा है, अपन कुछ कर भी नहीं पाए, तो पायलट जी के अंदर की जो भभक है वो बाहर निकल रही हो, विरोध के रूप में निकल रही है। चाहे वसुंधरा के बहाने कांग्रेस को घेरने की बात हो, बीजेपी को घेरने की बात हो, तो इसलिए उन्हें लगा कि अब वक्त बहुत कम है, तो कम से कम कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाए ताकि उनका गुस्सा बाहर निकले, पार्टी के जो आला कमान है उनकी मांगों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और जो बेहतर हो वो चीज़ें उनके हक में करें। क्योंकि पायलट को आप दरकिनार नहीं कर सकते। राजस्थान की राजनीति में एक युवा चेहरा है, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, राजस्थान में सरकार बनाने के लिए काम किया है, तो इसलिए पायलट कोई साधारण चेहरा नहीं है राजस्थान की राजनीति का। इसलिए इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए कांग्रेस हाईकमान को। कहीं ना कहीं आपका मानना है कि कहीं ना कहीं लेके कुर्सी की लड़ाई है दोनों की? बिल्कुल, कुर्सी की लड़ाई है और एक दूसरे के वर्चस्व की भी लड़ाई है। एक जो कास्टिज्म फैक्टर है, ये राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा इशूज है ना, गुर्जर है, मीणा है ना, तो इनको एक कास्टिज्म फैक्टर भी है, तो इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। कुर्सी तो है ही है। तो कांग्रेस कुछ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? या तो गहलोत के खिलाफ या तो फिर पायलट के खिलाफ कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, या तो फिर कोई बीच का रास्ता। दरअसल आज कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है और आज काफ़ी बुरी कंडीशन से गुजर रही है। हर एक के बाद एक राज्य जा रहे हैं, है ना। अभी हिमाचल में उनकी सरकार बनी है, ठीक है, लेकिन जो उनका दायरा था वो दायरा संकुचित होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पुअर डिसीजन है ना, डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है कहीं ना कहीं स्लो है, और वो स्लो प्रोसेस आपकी पार्टी को स्लो करती है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, आप मध्य प्रदेश में डिसीजन ना लेने की वजह से आपकी सरकार वहाँ गिर गई। सिंधिया जो पायलट का जो रुख यहाँ है वही रुख मध्य प्रदेश में पहले था सिंधिया का। सिंधिया जी की भी डिमांड पूरी नहीं की गई, तो उन्होंने अपने लोगों को, अपने समर्थकों के साथ लेके उन्होंने पार्टी से बाइकाट किया। तो कहीं ना कहीं वो भी एक उनके अंदर चीज़ें भरी हुई थी। तो जब पार्टी ने नहीं सुना, कांग्रेस के हाईकमान ने नहीं सुना, तो उन्होंने एक्शन लिया। हो सकता है पायलट भी सिंधिया के नक्शे कदम पे चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी को भी वीक कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी तोड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी से कोई पीएम के चेहरा में अगर सामने आना चाहता है तो आप लोग चाहेंगे कि कौन आगे आए? क्योंकि अभी राहुल गांधी का कोई ये नहीं किया गया, अभी उनको कि आगे क्या करेंगे, खड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो कोई कांग्रेस पार्टी से कौन सा चेहरा आना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की जो बात है अभी, तो कांग्रेस में राहुल गांधी का ही नाम आता है। आप किसी से पूछेंगे तो सभी लोग बोलेंगे राहुल गांधी को आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी मतलब उस लायक नहीं है, बढ़िया है, आना चाहिए रेस में, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ जो चीज़ें हैं ना, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि पार्टी की समझबूझ होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है कांग्रेस पार्टी के साथ। तो समझबूझ, जैसे आपने कहा राहुल गांधी अच्छे फेस हैं, सामने आए, वही राहुल गांधी कांग्रेस के फेस है, तो राहुल गांधी में तो समझबूझ नहीं है, तभी तो कांग्रेस के साथ ऐसा हो रहा है। जो डिसीजन मेकिंग है ना, और ये बात सही है, राहुल गांधी ग्राउंडेड नहीं है। जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, जैसे बीजेपी के लोग हैं, वो ग्राउंडेड लोग आते हैं, कोई संघ की पृष्ठभूमि से आता है, कोई ग्राउंड जीरो से आता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ मामला उल्टा है। राहुल गांधी को जो पॉलिटिक्स है वो विरासत में मिली है। उन्होंने कोई ऐसे रास्ते पे चल के पोस्टर चिपका के झंडा लगा के उन्होंने राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं किया। उनको विरासत से मिली हुई है, वो विरासत को संभाल नहीं पाए, क्योंकि चाहे पॉलिटिक्स की बात हो या राजशाही की बात हो, जब आपकी जनरेशन वीक होती है तो आप विरासत को खो देते हैं। उसमें बहुत सारे इशूज़ होते हैं, एक पॉलिटिकल फैक्टर भी है ना, एबिलिटी भी है, योग्यता भी है, आपकी सूझबूझ भी है, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और जब आप सभी विषयों पे कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, तभी विरासत को संभाल पाते हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे सपा की बात हो, चाहे बीएसपी की बात हो। इस बार लोकसभा चुनाव में सर पीएम के रूप में कौन सामने आना चाहिए? दो राय नहीं है इसमें, 24 में 29 में दोनों में ही आए। 24 अभी तो 24 की बात। 24 में 200% हाँ है जी, तो किसको आना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या क्या अच्छा काम किया उसने? किसानों के लिए अच्छा कर रही है, गरीबों के लिए अच्छा कर रही है, और जो गरीबों के लिए मकान बना के दिया है, टॉयलेट बना के दिया है उन्होंने, ये तो हो गया। हेल्थ के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा काम कर रहा है। वो हाईवेज बना रहा है, नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है, वो गांव से नेटवर्क को जोड़ रहा है सड़कों के माध्यम से। सबसे बड़ा काम तो ये है कि उनका रोज़गार बढ़ रहा है इस चक्कर में। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जब से आई है तब से रोज़गार है ही नहीं। कौन सी विपक्षी दल कह रहा है?
सारे विपक्षी दल, कांग्रेस ही को ले लीजिए, वो भी तो बोलते रहते, राहुल गांधी लगातार बोलते आए हैं कि अभी तक बेरोजगारी ही है। कई जगह मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2014 से पहले कितनी बेरोजगारी थी और आज में सुधार तो हुआ ही होगा। अभी आज ही 71,000 नौकरियाँ दी है उसने, 10 लाख लास्ट तक दे देगा। तो एजुकेशन के हिसाब से नौकरियाँ मिल रही हैं ना, सबको उद्योग धंधे मिल रहे हैं, छोटे धंधा हो या बड़ा। अब जैसे टूरिज़्म प्लेस बना रहे हैं, जितने भी मंदिर हैं टूरिज़्म प्लेस, तो जैसे आप अयोध्या को ले लो, करंट तो वहाँ छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योगों जो दिया बनाने वाले थे ना, बाती बनाते हैं, उनको भी 1-1, 2-2, 4-4 लाख रुपए की इनकम हो रही है साल की, जहाँ वो कह रहे थे 10,000 या 20,000। मैं कनेक्टर गांव से भी रहा हूँ ना, अयोध्या से, और काशी में जाकर देख लो तो रोज़गार तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब वो लोग बोल रहे हैं जिनको आना ही नहीं है कभी। आप ये देखिए, एक शराब के साथ एक फ्री, थकी हुई पार्टियाँ, इनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, ये जीरो हैं और आगे माइनस में ना चले जाएं। ये जीरो को तो रहने दें, माइनस में जाएंगे इस बार अगर ये ऐसे ही रहेगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अब नाम पता मैं दे दूंगा और इलेक्शन के बाद आपको मिलो। मैं इस सही बात पे लड़ रहा हूँ, ये नहीं कि बीजेपी का मैं प्रवक्ता बन गया इस टाइम, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप यूपी में देख लो और पंजाब में देख लो, गुजरात में देख लो और बिहार में देख लो। यूपी सबसे पिछड़ा था, बिहार सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा मिनिस्टर, IAS, IPS सबसे ज़्यादा यहाँ के हैं। फिर पिछड़ा वो क्यों था? जब एक एक घर में 11,000 करोड़ रुपए पकड़ा जाएगा एक एक घर में से, ठीक है ना, तो कैसे अमीर हो जाएगा? 550 करोड़ रुपए एक जैन साहब थे, कोई बिजनेसमैन, जिनके यहाँ इत्र के व्यापारी थे, उनके यहाँ पकड़ा गया। अगर हम 15-15 लाख रुपए 25 करोड़ में बांट दें तो भी ज़्यादा है। तो आप एक एक घर में पहुँच जाना है पैसा, उसको छानबीन करके वापस लाना है। मोदी जी ने 1 लाख करोड़ से ऊपर काला धन लाए हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव में किसको आना चाहिए? लोकसभा चुनाव में मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों आना चाहिए? कांग्रेस आनी। क्यों आइए बताइए क्यों आने चाहिए? महंगाई है, बेरोजगारी है, आदमी देखो डर डर के भाग रहा है, इतना बुरा हाल कर रखा भाजपा ने। नहीं, आदमी आना नहीं चाहता ना कैमरे पे, क्यों नहीं आना? मैं भी नहीं आता था एक टाइम पे। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये आदमी को खुद में इतना डर बैठ गया है ना कि वो कहता भाजपा के खिलाफ बोलने पे तो सीधा कार्रवाई होगी। हमारे भाई साहब को, लेकिन अगर जब आप, हाँ बोलिए, हमारे भाई साहब को ये पूछ लो कि राहुल गांधी आलू में से सोना निकालते हैं, वो कौन सी महंगाई को कम करेंगे? और आज कौन सी महंगाई हो गई, मैं भी तो वो समझना चाहता हूँ। कहाँ पे महंगाई हो गई, किस चीज़ में महंगाई हो गई, मेरे को बताओ। आज से 10 साल पीछे चले जाओ, जिस मजदूर को 300 रुपये मिलते थे, आज वो मजदूर 500 रुपये, 1000 रुपये ले रहा है, ठीक है। कहाँ में महंगाई हो गई, किस चीज़ में महंगाई हो गई? कल की बात को पहले तो कोट करता हूँ। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं जवाब दे के थक चुका हूँ लोगों को। जो इन्होंने बोला ना आलू में से सोना निकल रहा है, आपके पास फ़ोन है? फ़ोन नहीं है तो मेरे से ले लो, गूगल होगा आपके पास, उसमें ये डालना आलू डालो सोना निकालो वाली बात किसने कही थी और क्यों कही थी? किसने कही थी? ये मोदी जी के वर्ड्स हैं। राहुल गांधी ने कोट करके बोला कि ये मोदी जी की बात है, उसमें से ये तो बात काट दी और ये चलाते गए हर जगह। अब जैसे अंकल भी उसके शिकार हुए वैसे सब हो रखे। चलिए, वो तो एक व्यंग्य था, मैं अंकल की बात कर सकता, व्यंग्य था वो, चला, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो व्यंग्य था। अब मजाक के तौर पे ले सकते हैं, आलू से ना तो सोना, सुनिए कोई बात नहीं, इतनी भोली है वो, जज करती है उस चीज़ पे। जनता भी मजे ले रही है, जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी सुन तो लो। लेकिन सुनो, लेकिन 300 से 500 हुई है इनकम बढ़ी है सब जगह बढ़ी है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको इनकम कैसे बढ़ी है। इंडिया कहाँ रहता है? मैं नहीं कहता कि दिल्ली शहर में इंडिया रहता है, गाँव में रहता है, असली भारत जो है ना वो गांव में रहता है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे, ठीक है। गांव के गरीब की कितनी आमदनी बढ़ी, एक एवरेज जो मैं स्टेट गवर्नमेंट का अगर आपको डेटा दूंगा ना उसके अकॉर्डिंग, मैं आपको बात देखो, आप मैं पर्सनल उस पर बात नहीं करता, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। देखो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, आप 100 करोड़ से 500 करोड़ भी पहुँच जाओ, 5000 भी पहुँच जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, वो बात अलग नहीं है। आप आज 50 कमाते थे, आप 500 कमा लो, कोई मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। एक देश चलाने वाला देश देखता है, ठीक है, वो एक आदमी की ग्रोथ नहीं देखता। एक आदमी की ग्रोथ देखी जा रही होती तो ऐसे अडानी जैसे मिलते हैं, ठीक है। आपको नॉलेज नहीं है, असली बात बताऊं, सुनो, जिस दिन से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है
क्या हो गया था? हमारे मनमोहन सिंह बैठे तो कांग्रेस सरकार के थे, उनको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। हमारे सैनिकों के सिर कट के आ जाते थे, वो आज तक बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर पाए। उन्होंने सुनो, पहली बात सुन लो, आज मोदी जी ने क्या काम करे हैं? मोदी जी के काम एक आध पता है आपको? नहीं पता? आप बताओ ना। नहीं, हम तो बता देंगे, आपको पता नहीं पता? 370 उन्होंने हटाई है, राम मंदिर उन्होंने बनवाया, बीजेपी ने बनवाया। वैसे मैं भी मानता हूँ बीजेपी ने। 370 हटने के बाद में, अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठा था कि धारा 370 हटने के बाद में क्या फर्क पड़ा है। मैं बता रहा हूँ क्या फर्क पड़ा है। वो पप्पू और पिंकी जो 370 के पहले कश्मीर में जाते नहीं थे, वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सबने देखा, बर्फ में अटखेलियां कर रहे थे। 370 हटने का ये फायदा हुआ है। वो लाल चौक जहाँ पर इनके बाबा नाना जो भी थे, मालूम नहीं, नेहरू थे, अब इनके बाबा नाना है, उन्होंने झंडा फहराया था। 300 नेहरू के बाद में अगर किसी ने फहराया था तो मुरली मनोहर जोशी ने फहराया था। और आज 370 हटने के बाद ये राहुल गांधी जाके वहाँ झंडा फहरा रहे थे, बता रहे थे कि 370 हटने के बाद क्या फ़र्क पड़ा। ये फ़र्क आपने भी देखा होगा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आपको क्या हुआ? आपका क्या मिला 370 हटने से? आपने देखा वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या भाव खाया? सेब क्या भाव खाया? आज बात करते हैं। सेब क्या भाव खाया तुमने इस बार? आलू के भाव से सेब खाया? आलू के भाव में सेब खाया? 370 चिल्लाने वाली बात करी जाएगी तो चिल्लाना मेरे को भी आता है, लेकिन मैं चाहता नहीं चिल्लाना। मेरी बात सुनो, 20 रुपए, ये आराम नहीं है ना। 20 रुपए किलो का सेब किसानों से लिया जाता था। आइए मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। सुनो, आपको बता दूं, सेब किसानों से 20 रुपए किलो लिया जाता था। पर्टिकुलर वही 4 परिवार होते थे, अब्दुल्ला, मुफ्ती, यासीन खलीफ मलिक। इन्होंने किसानों से 20 रुपए में खरीदा और 100 में बेचे, 80 में बेचे, ये इनकी मोनोपोली होती थी। आज क्या हुआ? नहीं, आज क्या हुआ? सेब आलू के भाव बिका है 40 रुपए, 30 रुपए किलो बिका है, क्योंकि बीज की जो मोनोपोली थी खत्म हो गई थी। जो आलू 12 रुपए था वो 40 हो गया, उससे कोई दुख दर्द नहीं। 40 रुपए किलो, आलू 30 रुपए होगा। 30 रुपए किलो खरीदोगे मुझसे? 25 में खरीदोगे, 20 में खरीदोगे, 15 में खरीदोगे, 15 में खरीदोगे, 10 रुपए किलो खरीदोगे। मेरे से 10 रुपए किलो खरीदोगे आलू? मैं क्या कह रहा हूँ, 10 रुपए किलो आलू खरीदोगे? 2-4 जब ऐसे बात कर रहे हो तो आप एक कानपुर बताओ। मैं कानपुर फरखाबाद का रहने वाला हूँ। आलू के ढेर लगे, 4 रुपए किलो चल रहा आलू। किसान का आलू आज भी 4 रुपए किलो। भाई एक बात बताएं। हाँ बताओ। आप सुनो, आपको कॉस्टिंग निकालना आता है? आलू जब वहाँ से चलता है तो उसमें जब आप तो ऐसी बात कर रहे हो, आलू चलता है। अरे यार आप मेरे को एक बात बताओ, और जितनी महंगाई हो गई उसका कोई हल नहीं है। आपकी सैलरी आप क्या करते हैं? पहले मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। इंटीरियर डिजाइनर हो आप? स्क्वायर फीट नापना जानते हो? आज के 5 साल पहले कब से काम कर रहे हो आप? मैं हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 5 साल पहले आपकी इनकम क्या थी? अरे सर नहीं थी इनकम जो सुनो मेरी बात करिए। बात टाइम पे मैं कॉलेज गया ना, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं जिस टाइम पे कॉलेज गया ना 2015 के अंदर, ठीक है, मैं एशिया के बेस्ट कॉलेज। कौन सा कॉलेज? पर्ल अकेडमी, एशियाज बेस्ट कॉलेज, ठीक है। आई हैव अ डिग्री फ्रॉम सिंगापुर, नॉट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मेरे पास वो है। उसके बाद 2015 में जो जॉब्स थी ना वहाँ पे, वो जॉब्स की सैलरी पता है कितनी थी? 40,000 50,000 अप्रॉक्स इतनी थी, ठीक है। उसके बाद जब तक वो 2019 तक आते आते रिसेशन आ गया ना, आज के टाइम में वही बच्चा जिसके घर वाले 30-30 लाख रुपए 4 साल की फीस भर रहे हैं, उसको 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है। मैं बताता हूँ, डिग्री होल्डर हो, यू आर नॉट ए educated person. You are a degree holder. If you have no, you never believe. No. You never want to say. I am a government sector degree holder. MCom, MAd mean applicable for the degree college lecturer. But I never believe in the government sector. Understand? Please try to understand. प्लीज सर हिंदी में बात करें। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इनको बता रहा था कि पढ़ाई लिखाई इनको लग रहा था कि आई एम आर्किटेक्टर, तो मैं इनको ये बता रहा था। मैं दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड का टीचर था। अच्छा। ये सर्वोदय बाल विद्यालय हुआ करता था खानपुर देवली में। 98 में मैंने यहाँ टीचिंग की। मैं एमएड करने चला गया। मैंने कहा मैं भी डिग्री कॉलेज पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने एक दिन देखा कि मेरे फादर इंटर कॉलेज के टीचर हैं और मेरे ताऊ जी एक बिजनेसमैन है। ताऊ जी कार से चल रहे और फादर मेरे प्रिया स्कूटर पे चल रहा था। मुझे लगा है बिजनेसमैन अफोर्ड लॉट ऑफ लॉसेस, सर्विसमैन अफोर्ड नेवर ए लॉस। उसका टीडीएस कट जाता है, पागल हो जाता। मैंने प्राइवेट सेक्टर चूज़ किया। प्राइवेट सेक्टर में आप अपना हुनर दिखाइए, अपने आप उन्नति आपको मिलेगी। आप एक मीडिया से हैं, आप आज आपके पास ये चैनल है,
आप इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं सड़क पे खड़े होके, हो सकता है अभी बड़ा कोई घराना है मीडिया का आ जाए आपको जॉब के लिए, क्योंकि आप अच्छे मुद्दे उठा रहे हो। तो होता ये कि एक माँ अपने 4 बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाती है। यहाँ तो 135 करोड़ लोग हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हो, बेरोजगारी जानते हो कहाँ होती है? जो आदमी पढ़ा लिखा है वो काम करता है, और जो आदमी डिग्री होल्डर होता है वो डिग्री लेके घूमता होगा। तो मैं बेरोजगार हूँ। आपकी उम्र क्या होगी? बोले नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ। आपकी उम्र क्या? 26 है। आप 26 साल की एज में आप ये बताइए आपने कितनी जगह काम किया है? सर मैं बताता हूँ, मैं सोशल वर्क ज़्यादा करता हूँ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द सोशल वर्क सो यू नेवर ब्लेम दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। आपका सोशल, मैंने नहीं बोला कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। आप बोल रहे हो ये, मैंने थोड़ी बोला। मेरी स्टेटमेंट थी कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैंने तो नहीं बोला। नहीं, आप बेरोजगारी मुद्दा उठा रहे हैं। एक रिक्शे वाला भी 500 रुपए पैदा करता है अगर ईमानदारी से काम करता है। रोजगार वाला आदमी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा सकता। सुनो, 2 कुंटल। अरे सर नहीं वो तो इन्हें मतलब नहीं। आप ये बताओ, अगर एक रोजगार है जिसके पास, आदमी के पास, जो आदमी कमा रहा है, वो आदमी किसी बेरोजगार का मुद्दा ही नहीं उठा सकता। बिल्कुल उठा सकता है। अंकल तो यही बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उठाया जा सकता है, कोई भी उठा सकता है। अंकल जी ने यही बोला। बोलिए, आप अब सवाल तो दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बताओ बेरोजगारी है नहीं है भारत देश में? भाई, बेरोजगारी केवल उस आदमी के पास है जो गवर्नमेंट सेक्टर ढूंढता घूम रहा है। बेरोजगारी केवल उस आदमी के पास है जो अपने आप को जो कमाने के लिए घर से निकलना नहीं चाहता। एक ना मैनिफेस्टो आता है, पता आपको? मैनिफेस्टो बनाती है सरकार, ठीक है ना? मैनिफेस्टो आता है 2019 में, एक भाजपा मैनिफेस्टो बनाती है। उस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे आपको। ठीक है, कहाँ मिले वो? आपने कैलकुलेशन, आपने आरटीआई दाखिल की? आपने आरटीआई दाखिल की? मैं पूछ रहा हूँ, आपने आरटीआई भारत सरकार का डेटा कहता है 8,34,000 नौकरियां लगी हैं 2014 के बाद से। रॉन्ग फिगर मत दीजिए मेरी बात। आप लोकसभा में रिप्रेजेंट कराई है इसने। मेरी बात सुनो, बीजेपी लोकसभा में ये दे के आई है कि हमने इतनी जॉब दी। आप कह रहे हैं डेटा मत बताइए, झूठा। एक वो बच्चा है, शायद पता नहीं क्या उम्र होगी, क्या उसकी मजबूरी होगी, है ना? वो बच्चा भी आज 4 पैसे पैदा करने के लिए सड़क पे देखो लाइटें लेके बेचता घूम रहा है। जिसको कमाना होता है ना, अपने परिवार को चलाना होता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है। देश प्रदेश में, इस दिल्ली के अंदर, जब ऑल ओवर इंडिया लेके आ रही हो आप एक बात बताओ ना, मोदी को लाने का फायदा क्या है? फिर जब अडानी और अंबानी के यहाँ काम करना है तो सीधा अंबानी को प्रधानमंत्री एक बात बताओ, मोदी को लाने का फायदा क्या है? फिर तो सीधा हम अंबानी और अडानी की सरकार बना लेते हैं। हम डायरेक्ट उन्हीं नहीं कर लेंगे काम। जब आप बात ऐसी बोल रहे हो, सरकार जो है उसमें मीडिएटर का दलाली का काम कर रहे हैं ये। एक मिनट, अडानी अंबानी से क्या प्रॉब्लम? आप मेरे को अडानी अंबानी से प्रॉब्लम नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ इनसे, जो ये बोल रहे हैं ना कि सरकार नहीं, भाई जो प्राइवेट में काम करो आप फायदा है, तो भाई प्राइवेट में काम करना है, फिर सरकार क्या कर रही है? मीडिएटर का गेम खेल रही है। इनके शब्दों में रोजगार का तात्पर्य गवर्नमेंट नौकरी होता है। सर, गवर्नमेंट की नौकरी क्यों नहीं होती? गवर्नमेंट नौकरी देगी नहीं। जी एक बात पूछना चाह, पढ़िएगा इसके बाद नौकरी होगा। जी पढ़िएगा इसके बाद 6वीं या 7वीं पढ़ लीजिएगा, बोलिए सरकारी नौकरी चाहिए। मेहनत करोगे तो मिलेगा, अब मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, मेहनत। हाँ, अब मोदी पर सारे बेरोजगारी के मुद्दे पर ना कांग्रेस किसी को संतुष्ट कर पाई, ना भाजपा कर पाई है, और आने वाले 100 सालों में कोई भी सरकार बन जाए, बेरोजगारी के मुद्दे पे तो अमेरिका जैसा समृद्ध देश किसी को नहीं संतुष्ट कर पा रहा है। क्योंकि बेरोजगारी की कोई परिभाषा नहीं होती है। बेरोजगार केवल वही व्यक्ति है जो अपने तन और मन, अपने विवेक से काम नहीं करना पसंद करता है। वो केवल ये चाहता है कि अल्लाह दे खाने को तो काहे को जाऊँ कमाने को। मुद्दा यहाँ पर यह है, आपको केवल करना इतना है, रोजगार का सृजन किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। हमारे आपके क्या कम? अच्छा, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो आपको क्या लगता है, सही बोलते हैं? एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति ये आपसे कहता है कि आप आत्मनिर्भर बनो, आज आप यहाँ पर जिस पोजीशन पे खड़ी हैं, क्या है ये मोदी जी आपको मना जाए? या हो सकता है मोटो दिया हो ना, आत्मनिर्भर बनो, आपने ये ऐसा सेक्टर चुना अपने लिए क्योंकि आपको मालूम है कि आप में आपकी स्किल खुल के आएगी। आप पब्लिक के मुद्दों को उठाओगे, आप बात करोगे, तो आप आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने कदम बढ़ाया, और ईश्वर देखो ये सफलता आपके कदम चूम रही है। ये तो अभी क्या 18-20 साल की उम्र होगी, 20 साल की उम्र में अगर इतने बड़े मुद्दों को आप उठाकर बीच बाजार में बात कर रही हो, तो मुझे तो लगता है ईश्वर आपका भविष्य कहीं ना कहीं बैठ के किसी चैनल पे आप बातें कराओगे, डिबेट कराओगे।
तो है क्या आत्मनिर्भर? अगर किसी को ये कहना कि आप आत्मनिर्भर बनो, क्या गलत है क्या? लेकिन आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। क्या बताइए मोदी? तो हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, आत्मनिर्भर होना सही है या गलत है? 101% सही है। आप कब तक दूसरों के सारे चलोगे? आप क्या चाहते हो? आपको बता दूं, आत्मनिर्भर बनने के लिए हनुमान जी को भी जामन ने कहा था कि का चुप साधी रहे बलवाना, है ना? हनुमान जी ने भी उनको याद दिलाया था उनका बल कि जाओ और ये समुद्र लांग जाओ। ऐसा नहीं है। ले लो कुछ आगे पीछे से। आप बताइए, क्या आत्मनिर्भर रहना आपको कहाँ तक सही लगता है? इनका कहना है कि आत्मनिर्भर सही है। निर्भर रहना बहुत अच्छी बात है, खुद इंडिपेंडेंट होना। मैं तो कह रहा हूँ स्पेशली फॉर द वुमेन्स बहुत अच्छी चीज़ है। आज के टाइम में जितनी वुमेन्स को प्रिविलेज मिल रही है, एक टाइम पे नहीं थी। भले मैं बोल रहा हूँ फेमिनिज्म का तरीका उठा के बताया गया, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट है इंडिया में, ठीक है। आज के टाइम में पॉलिटिक्स में देख लो कितना दबाव है इंडिया में। वुमेन कहाँ है? गिनी चुनी 10-12 महिला। लेकिन आप बोल रहे वुमेन कहाँ है? लड़कियों को तो बहुत आरक्षण मिल रहा है, बहुत कुछ लड़कियाँ आगे आती जा रही है। अभी यूपी में बात कर लो, IAS 10 लिस्ट, 1 मिनट, 10 टॉपर में से 8 लड़कियाँ यूपीएससी और मैंने टॉपर हुई हैं। रुक जाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। अरे यार, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात का जवाब नहीं दिया, और जब जवाब नहीं दिया तो मैं इनके ऊपर हाईकोर्ट में केस करने के लिए गया। आप क्या, आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी बेटी 12वीं पास करने के बाद में नीट की परीक्षा में बैठी। मेरी तमन्ना थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बन के समाज के देश के काम आए, लेकिन मेरी बेटी मेरिट लिस्ट में नहीं आई, लेकिन क्वालिफाइड रही। और क्वालिफाइड होने के बाद में अब जब सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जब जाते हैं तो वहाँ 1-1 करोड़ रुपए 5 साल का MBBS कराने का लेते हैं बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज। अब वो गरीब आदमी जो फुटपाथ में बैठता है, उसके पास तो हैसियत अगर होती तो वो फुटपाथ में क्यों बैठता? मैंने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई है, और जो आपने कहा वो योजना बहुत अच्छी है, और मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपकी सोच अच्छी है, और इस देश के अंदर बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटी बचाना भी चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मैं बेटी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कराने में मैं सक्षम नहीं हूँ। इस कारण से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज को पेमेंट पे करे, ताकि मेरी बेटी डॉक्टर बनकर समाज के देश के काम आ सके। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से इस बात का कोई जवाब नहीं आया। मैंने केजरीवाल जी को भी लिखा, शिक्षा मंत्री को भी लिखा, मानव संसाधन विकास मंत्री को लिखा। इन्होंने जब नहीं दिया मेरा इस पत्र का जवाब, तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट की लीगल एड सेल कमेटी गया। दिल्ली हाई कोर्ट की लीगल एड सेल कमेटी ने कहा कि आपने सरकार को पत्र लिखा और सरकार ने आपका पत्र का जवाब नहीं दिया, तो रिसीविंग करा के वो आप कापी हमको दीजिए, हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आपने सरकार को पत्र लिखा और सरकार ने आपके पत्र का जवाब नहीं दिया तो सरकार के ऊपर केस बनता है कि नहीं बनता, और बनता है तो क्यों बनेगा, और नहीं बनेगा तो किस कारण से नहीं बनेगा। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की लीगल एड सेल कमेटी ने मेरा डॉक्यूमेंट्स रख लिया, और इसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट की लीगल एड सेल कमेटी के एडवोकेट ने अपना ओपिनियन दिल्ली हाई कोर्ट की लीगल एड सेल कमेटी को दिया। और वो लीगल एड सेल कमेटी को जो ओपिनियन दिया, उस ओपिनियन में ये लिखा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। आपकी बेटी दोबारा नीट निकाली नहीं? 2 बार दी थी। तो इसमें SC, ST, SC, OBC कैटेगरी के लोगों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था है, ना कि फ्री एजुकेशन देने की व्यवस्था है ना। अब जब इन्होंने कहा कि अगर भारतीय संविधान में अगर प्रावधान होता निःशुल्क शिक्षा देने का और 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का, और सरकार अगर नहीं देती आपको एजुकेशन, तब सरकार के ऊपर केस बन सकता था। लेकिन जब प्रावधान ही नहीं है संविधान में, तो संविधान से हट के न्यायालय कोई फैसला नहीं लेगी, वकील इस कारण से आपका केस कोर्ट में फाइल नहीं करेगा। तो अब ये बताइए कि जब ये लोग संसद लोग क्या कहते हैं, हम कानून बनाते हैं, न्यायालय उस कानून के ऊपर चलती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 8वीं क्लास तक बच्चों को पास करने का कंपलसरी कानून पास कर दिया कांग्रेस पार्टी में, विपक्ष में कौन बैठा था? बीजेपी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया?
कि जो बच्चा 8वीं क्लास पास करने में सक्षम नहीं है वो 9वीं 10वीं क्लास 12वीं क्लास या किसी कंपटीशन को कैसे पास कर पाएगा। इस कारण से इस तरह से कानून ये जो अब बच्चे से पढ़ते बने या ना बने, ऐसे बच्चों को पास नहीं किया जा सकता। इस बात का विरोध बीजेपी ने क्यों नहीं किया जब विपक्ष में बैठी थी? अब एक विपक्ष का दायित्व तो बनता था कि अगर कोई गलत मुद्दा पार्लियामेंट से पास होता है उस नियम कानून का विरोध करना चाहिए जो देश के एजुकेशन को बर्बाद करता है। ऐसे सिस्टम का विरोध नहीं किया बीजेपी, तो जितना इस कानून को पास करने में कांग्रेस दोषी है। आप ये बताइए, अगर मैं कहता हूँ 85% एक, हाँ बोलिए। ये भाई साहब बोल दिए, मेरे गांव में यही डॉक्टरी पढ़ा 3 बार फेल कर गया। जरा 1 मिनट बोलने दिया मेरे को, नौकरी के नहीं बात बोलने। 3 बार फेल कर गया, उसका भाई और प्रवेश किया 10 लाख रुपया कर्जा ले करके। 1 मिनट बोलने दी। क्या बात, रोजगार तो बढ़ा हुआ है, बोलिए चाहो ना जरा नहीं, उनसे बात करें, वो बोल रहे हैं रोजगार बढ़ा हुआ है भाई, बोलिए। करना चाहो तो करो, रोजगार कर रहे हैं। जरा भाई आप बोलिए। मैं बोले हमारे गांव में हमारे जाति डॉक्टरी पढ़ रहा था, वो 3 बार फेल कर गया। किस जाति से हैं आप? हाँ, किस जाति? जी है, शाह। अच्छा, 3 बार फेल कर गया। उसको बेटे भाई सब ने बोला कि और पढ़ो, वो चांस उसका नहीं बना। उसका चल प्राइवेट में अपना नौकरी कर रहा है डॉक्टर में। हैं, जब तक पढ़ोगे नहीं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर एक बात, हमारे गांव की बात है। मैडम यहाँ कौन से गांव से हैं आप? मैं गंडोल से हैं, जिला सहरसा, मैसी, बिहार से। आप बिहार से हो, अब मेरे से बहस करना। अब मैं ये बताइए कि अगर बिहार में अगर बिहार की सरकार अच्छा काम करती तो बिहार के लोग रिक्शा चलाने के लिए मजबूर होते क्या? अगर उनको अच्छा एजुकेशन मिलता। तो आपका कहना है कि सिर्फ बिहार के लोग रिक्शा चलाते हैं? बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोगों को आज ये जो रोड में लाके खड़ा करने का श्रेय है ये पॉलिटिशियन का है। अगर इनकी अच्छी नीति बनती, अच्छी नीतियां बनती और उन नीतियों को अच्छे से लागू किया गया होता तो आज ये देश के अंदर न बेरोजगारी बढ़ती, न महंगाई बढ़ती और न आज लोग फुटपाथ में पड़े होते। ये देश की एक मिनट को बोलो जी, बोलिए। कोई सरकार आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, बीजेपी का सरकार तो 400 पार, कोई सरकार आ जाए 140 करोड़ जनसंख्या को दे सकता है नौकरी?